एपिसोड एंड हुआ था और वहाँ पर पार्क क्यूंग अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए सीधे जूहे उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जूहे उसके पैर पर अपनी लात धरने के साथ उसे घुमाने लगता है। पर अभी ये सब खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो उसके पेट पर गोली मारने के साथ उसका हाथ पकड़ता है, उसी का डैगर उसी की तरफ पॉइंट कर देता है। अब इस नजारे को देखने के बाद उसके बाकी के साथी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जूहे उसका हाथ मरोड़ने के साथ वो डैगर अपने हाथ में ले लेता है, यहाँ तक कि वो उन्हें बताता है मैं इसे ले रहा हूँ। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद पार्क क्यूंग घबराते हुए कहता है नहीं नहीं ये मेरा है, और वो उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता, यहाँ तक कि वो खुद को तैयार करते हुए कहने लगा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद वो उस रैली की पावर का इस्तेमाल करने के साथ उनकी बॉडीज की ओर उनको साफ साफ देख पा रहा था, जो सब देख लेने के बाद वो इनविजिबल होते हुए काफी फुर्ती से उन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। फिर वो दोनों पर एक ही बारी में अटैक करने के साथ सामने की तरफ फ्लैक्स मारते हुए खड़ा हो जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो दोनों काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे, तभी उनमें से एक बंदा कह रहा था इस सनकी ने तो मुझ पर डैगर से अटैक कर दिया, जबकि जूही का कहना है तुम्हारा क्या आइडिया है, क्या मैं इसे जारी रखूं। अब ये सुनकर उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। इसके बाद यहाँ सिनका डोगर शियांग गैलरी की तरफ आ गया था, जहाँ पर पार्क क्यूंग से बातें करते हुए कह रही थी तुमने अभी अभी क्या कहा, उसने सब लोगों में से तुम्हें पीटा और तुम उम्मीद करती हो कि मैं ये मान लूं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद पार्क क्यूंग कहता है कि वह अचानक काफी तेजी से मूवमेंट करने लगा, जैसे कोई बिल्कुल अलग ही इंसान हो, यहाँ तक कि उसकी आंखों का रंग भी बदल गया था। जो सुनने के बाद पार्क क्यूंग का कहना है वैसे जरा मुझे बताना कि उसने तुमसे कितने पैसे लिए। जिसका जवाब देते हुए पार्क क्यूंग बताता है खैर मेरे अकाउंट में मौजूद सारे पैसे और वो बुद्धा वाली मूर्ति भी। अब ये सुनकर उस बंदी का दिमाग पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका था, यहाँ तक कि वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है अरे तू भी कम में जाओ उसे अभी वापस लेके आ। अब उस बंदी की ऐसी बातों को सुनने के बाद उस बंदे की नाक में लगा हुआ कागज नीचे की तरफ गिर जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जो है सोप ओनर की बातों को सोच रहा था, जहाँ पर उसने उसको बताया था इसकी कीमत 5000 येन से भी कम है, कोई भी ब्रोकर तुमको यही बताएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसको कूड़े में ही फेंक दो। जो सब सोच लेने के बाद वो कहता है कि अगर अरा इस बात को लेकर इतना ज्यादा घबरा रहा था तो यह सिर्फ कबाड़ नहीं हो सकता। तभी अचानक से उसका सिस्टम उसे कुछ बताने लगता है, जिसमें लिखा हुआ था स्पाइस की रन कोई और मूर्ति में एक सस्पिशियस या सब्सटेंस है। अब ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, इसी वजह से वो उस बुद्धा की मूर्ति को हिलाने लगता है। तभी उसमें से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जिसकी वजह से उसको मालूम पड़ गया था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। फिर वो अपने पास से वही डैगर बाहर की तरफ निकालने के साथ उस बुद्धा की मूर्ति को ठोकने लगता है। उसके ऐसा कहते उसके अंदर से एक ड्रग की शीशी बाहर की तरफ निकला। या इस चीज को देखने के बाद वो सब कुछ समझ गया था। इसी के साथ वो अपने डिटेक्टिव अंकल को कॉल करने के साथ सब कुछ बताने लगता है। तभी यहाँ से डोगर शियांग गैलरी की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो बंदी किसी से बातें करते हुए कह रही थी हाँ जी सर बात यह है सर, बेशक मुझे बहुत अफसोस है जी सर। और उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, तभी वहाँ पर उसका भाई आ गया था, जिसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। यहाँ तक कि वो डिटेक्टिव उसको बताते हैं कि हमें सर्विस ड्रग ऑफेंस के बारे में किसी से खबर मिली है। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद पार्क क्यूंग कहती है कि ड्रग्स हम तो बस आर्ट बेचते हैं और हम कानून का पालन करने वाले सिटीजन हैं। अब ये सुनकर वो डिटेक्टिव उसी ड्रग की शीशी को बाहर की तरफ निकालने के साथ उसे बताता है कि हमने सबूत पहले ही इकट्ठा कर लिया है और मेरा मानना है कि बाकी सामान वेयर हाउस में होगा। इस बात की वजह से पार्क क्यूंग काफी ज्यादा परेशान होने के साथ अपने मन में कहती है उन्हें चीबा में बने वेयर हाउस के बारे में कैसे पता चल गया। फिर वो बहाने मारते हुए उनसे कहती है वेयर हाउस और वो क्या सबूत है, या फिर पुलिस अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। उसी वक्त उनकी वॉकी टॉकी में से उन्हीं के साथी की आवाज आ रही थी, सभी 8 पीसेस की चेकिंग कर ली गई है और हमें उन सभी में ड्रग्स मिले हैं। अब ये सुनकर उस बंदी के पैरों तले जमीनी खिसक चुकी थी, साथ ही वो उन पर चिल्लाते हुए कहती है तुमने हमारे सारे कमरे खोल दिए। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर उस बंदी के हाथों में हथकड़ियां लगाई जा रही थी और पार्क क्यूंग बताती है कि लेकिन यह तो इम्पॉसिबल है, हर कमरे का पासवर्ड अलग था। जबकि दूसरी तरफ जियान वो अपना फोन उसके कानों की तरफ ले आते हैं, जिसके अंदर से जो है उनकी आवाज आ रही थी शायद तुमको थोड़ा और ढंग से रहना चाहिए था और तुमको समय समय पर अपने पासवर्ड बदलते रहना चाहिए थे, भले ही यह थोड़ी परेशानी वाली बात हो पर जेल का मजा लो। अब उसकी आवाज को सुनने के बाद वो बंदी समझ आती है कि ये बंदा कौन है, इसी वजह से वो उसे गालियां देते हुए कह रही थी कम वक्त मैं इसका बदला जरूर लूंगी। इसके बाद यहाँ से होकर जो है उनकी तरफ आ गया था, तभी उसके फोन में जियान का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें जल्द ही 1 मिलियन येन का रिवॉर्ड मिल जाएगा और सारा पैसा उड़ा मत देना, कुछ बचा कर रखना। जो सब देखने के बाद वो बताता है कि इससे मेरे शुरुआती इनकम का इंतजाम तो हो गया, पर लगता है कि अब घर जाकर सो जाना चाहिए क्योंकि कल टॉम की तलाश शुरू होगी। जब वो ऐसा कह रहा था तभी अचानक से उसकी नजर अपने सामने की तरफ चली जाती है। अब ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर वो उसी की तरफ भागते हुए कह रहा था मुझे लगा कि मेरा अपार्टमेंट यहीं पर था, पर जरा रुको यहाँ पर कोई टॉम अपीयर होने वाला है क्या। फिर यहाँ से निकट होकर उसी जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर सारे के सारे लोग बाहर की तरफ खड़े थे और वहाँ पर जो ही भी टहल रहा होता है। तभी अचानक से उसकी नजर सामने की तरफ एक लड़की पर चली जाती है जो किसी से बातें करते हुए कह रही थी मैं यहाँ पर एकदम ठीक हूँ और हाँ मैं यहाँ पर अभी अभी आई हूँ। जबकि दूसरी तरफ जो है छुपकते हुए उसकी बातों को बड़ा ध्यान से सुनने लगा था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो बंदी अभी भी उस बंदे से बातें करते हुए कहती है गवर्नमेंट को अभी तक इन टॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, और हम जल्दी ही इसे धमाके में उड़ा देंगे। साथ ही साथ अब तक किसी को भी इसके टॉम होने का पता नहीं चला है। जब वो उससे बात कर रही थी तभी एकदम से उसकी नजर सामने की तरफ चली जाती है, यहाँ तक कि वो बंदा उसको बताता है लिंडा वॉकर इतने हैरान क्यों हो। अब इस बंदे को अपने सामने देखने के बाद लिंडा वॉकर उससे सवाल करती है एक्सकवेशन की टीम यहाँ पर क्या कर रही है। जिसका जवाब देते हुए वो बंदा बताता है मुझे अमेरिका से किसी को यह पूछने की जरूरत नहीं है कि जेट लैग कैसा है। अब उसके ऐसे जोक को सुनने के बाद लिंडा वॉकर उसे बताती है कि रुई कैंसी तुम चोर बनने को लेकर काफी एक्साइटिंग लगते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रुई कैंसी कहता है कि अरे हम दोनों जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, इसलिए दिखावा क्यों, बेहतर होगा कि तुम जो करनी रहो वरना वो रैली हमारा हो जाएगा। अब उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद जो है उन्होंने अपने मन में कहा कि चलाक CIA और रिपब्लिक ऑफ बैट की एक्सकवेशन टीम के बेवकूफ लोग पहले ही यहाँ पर पहुंच गए हैं, लेकिन सच में इन लोगों को नहीं पता है कि टॉम को कैसे संभालना है। इसी वजह से यहाँ पर एस्कॉर्ट टीम भी नहीं है, यह तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। उसी वक्त अचानक से जमीन पर उसे कुछ इंस्क्रिप्शन दिखाई देने लगे थे। अब इस चीज को देखते हुए वो कहा कि अरे यही तो है टॉम की तरफ जाने का रास्ता। फिर
वो उसी इंस्क्रीम की वजह से यहाँ पर एस्कॉर्ट टीम भी नहीं आई है, तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। उसी वक्त अचानक से जमीन पर उसे कुछ इंस्क्रिप्शन दिखाई देने लगे थे। अब इस चीज को देखते हुए वो कहा कि अरे यही तो है टॉम की तरफ जाने का रास्ता। फिर वो उसी इंस्क्रिप्शन का पीछा करते करते सामने की तरफ जाने लगा। रास्ते में जो ही कह रहा था टॉम ग्लिप्स उन रैलिक की लैंग्वेज है और वे अपने बारे में काफी डिटेल से इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर तुम उन निशानों को पढ़ सकते हो तो तुमको पता चल जाएगा कि अंदर जाने का रास्ता और ट्रैप कहाँ पर है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो है टॉम वाली जगह की तरफ पहुंच गया था। यहाँ तक कि वो उन इंस्क्रिप्शन को देखते हुए कहता है तो फिर चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और वो उसको पढ़कर उसे अनलॉक कर नहीं पा रहा था, तभी सिस्टम की तरफ से उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है, एक्सपर्ट क्रिप्टोग्राफर, तुमको एक नया टाइटल मिल गया है और एक नई स्किल अनलॉक हो गई है। टॉम राइडर बेसिक स्किल लिंग्विस्टिक्स रैंक ऐप अनलॉक हो गया है। जो सब पढ़ लेने के बाद वो कहता है कि उस गंबागत को मैंने कितना अच्छा किया, एकदम बढ़िया, बस 2 और अनलॉक करने हैं। फिर वो एक पिलर की तरफ बढ़ने के साथ वहाँ पर अपना हाथ धरते हुए कुछ इंस्क्रिप्शन को विजिबल कर देता है और उसके सामने आते ही उसने अपने उसी रैली का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक टॉम अवेयर होना शुरू हो चुका था और इसका एहसास दूर दूर तक फील किया जा सकता है। साथ ही साथ इस बात का पता उन दोनों को भी हो चुका था, इसी वजह से वो तुरंत उस टॉम की तरफ रवाना हो चुके थे। यहाँ तक कि उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये टॉम अचानक से अवेयर कैसे हो सकता है। जो सब कहने के बाद उन दोनों ने उसके अंदर छलांग लगा दी थी। तब यहाँ से निकट होकर जो है उनकी तरफ आ गया था, जहाँ पर वो टॉम के अंदर की तरफ जाते हुए कहता है जल्दी ही यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। जो सब कहने के बाद उसने एक लाइटर को जला दिया था, जिसकी वजह से सामने की तरफ उसे कुछ इंस्क्रिप्शन दिखाई देने लगे थे। अब इस चीज को देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है लीजिए ये सामने आ गया, मुझे यकीन हो गया है कि ये पक्का वही जगह है। उसके ऐसा कहते ही उसने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था और ये सफर कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। जिसके कुछ देर बाद वो केव एक जगह पर आकर रुक जाती है। अब इस नजारे को देखने के बाद जो ये काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए वो उस पॉन्ड की तरफ जाते हुए अपना एक रैलिक बाहर की तरफ निकालने के साथ कहता है मुझे लगता है कि इससे काम हो जाएगा। फिर उसने अपना वो रैलिक उस पॉन्ड में गिरा दिया था, जिसके गिराते ही उस पॉन्ड में अचानक हलचल होने लगी थी। साथ ही साथ उसमें से एक स्नेक बाहर की तरफ आते हुए कहता है लगता है मेरे पास कोई विजिटर आया है और इस बार किस बेचारे ने अपना रैलिक मेरे पॉन्ड में गिरा दिया है। जबकि दूसरी तरफ जो है उसकी तरफ अपना हाथ लहराते हुए कह रहा था अरे इधर देखो, क्या तुम मुझे देख नहीं सकते। अब उस बंदे को अपने सामने देखने के बाद वो स्नेक उसकी तरफ जाते हुए अपना मुंह खोलने के साथ कहता है ये कितना लापरवाह इंसान है, तो बताओ गोल्ड का टाइगर या सिल्वर का टाइगर, इनमें से तुम्हारा कौन सा है। अब इसको अपने सामने देखने के बाद जो है अपने मन में कहने लगा यह चीज गोल्ड सिल्वर की एक्स है और यह हरमेश और लकड़हारे की कहानी पर आधारित है, जो दुनिया भर में अलग अलग रूपों में मिलती है। कोई भी कहीं से भी स्टॉर्म को आसानी से पार कर सकता है, लेकिन इस बार मैं यह करूंगा। जबकि दूसरी तरफ वो स्नेक उससे पूछता है कि तुम इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करोगे। अब ये सुनकर जो है अपना जवाब देता है अनफॉर्चुनेटली दोनों में से मेरा कोई भी नहीं है। अब ये सुनकर वो स्नेक हैरान होते हुए कहा तुम ईमानदार हो तो शायद यह चीज तुम्हारी है। अब अपने उसी टाइगर को अपने सामने देखने के बाद जो है अपने मन में कहने लगा ये कहानी तो बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रही है। अगर मैं हाँ कहता हूँ तो मुझे अपना टाइगर और गोल्ड और सिल्वर का टाइगर भी मिल जाएगा, इससे टॉम क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। जो सब सोचने के बाद वो उसको बताता है कि क्या मैं पक्का करने के लिए इसे एक बार ध्यान से देख सकता हूँ। इस बात के लिए वो स्नेक भी तैयार हो चुका था। इसी वजह से जो है अपने टाइगर की तरफ बढ़ने के साथ उस टाइगर को उठाते हुए ईवल की तरह उसकी तरफ देखने लगा था। इसी के साथ वो उसी टाइगर का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है। अब इस अटैक की वजह से वो स्नेक तड़पते हुए उससे कह रहा था तुम ये क्या कर रहे हो। जिस बात का जवाब देते हुए जो है उसको बताता है कि चुप हो जाओ और मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। साथ ही इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा ट्रायल पास करने के बाद मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा और अगर तुम ऐसा करते भी हो सकता है कि मैं एक पागल मर्डरर बन जाऊं। अब ये सुनकर वो स्नेक हैरान होते हुए उससे कहता है कि तुमको इसके बारे में कैसे पता चला। ये बात सुनकर जो है अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि ये अमेरिका में हुआ था। उस समय गोल्ड या सिल्वर की एक्स ने उसे इस्तेमाल करने वालों को एक सीरियल किलर बना दिया था। जब वो ऐसा सोच रहा था तभी उस स्नेक ने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन जो है उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। साथ ही साथ वो एक ऊंची छलांग लगाते हुए कहता है आने दो क्योंकि यह रैलिक मेरा है। और जब वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ी रहा था तभी जो है अपने टाइगर का इस्तेमाल करने के साथ उसकी खोपड़ी में घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से वो दर्द से कतरा रहा था। यहाँ तक कि जो है उसको समझाता है कि बस पहले ही हार मान लो। और वो रजिस्ट करते हुए कह रहा था तुमको क्या लगता है कि तुम मुझे इस तरह से हासिल कर सकते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जो है डरावने तरीके से उसको बताता है कि देखते हैं कि तुम कब तक टिक पाते हो और मैं अपने डोमिनेंस का इस्तेमाल करके तुम्हें कंट्रोल में कर लूंगा। जिसके बाद उसने अपना टाइगर और भी ज्यादा पियर्स कर दिया था। इसकी वजह से वो स्नेक और भी ज्यादा तड़पने लगा था, यहाँ तक कि वो खुद को याद कराने के लिए इधर उधर दीवारों में ठोकरे भी मारने लगता है, पर वो उसके ऊपर से टस से मस नहीं होता। जिसके बाद जो है बैकग्राउंड में बता रहा था एफिनिटी भरोसे के जरिए रैली को कंट्रोल करने की एबिलिटी है, वहीं दूसरी तरफ डोमिनेंस रैली को मजबूर करके उसे अपनी बात मनवाने की एबिलिटी है, और कैपेटिबिलिटी रैली और उसके मास्टर के बीच का आइडियल कोऑर्डिनेशन जैसे किसी म्यूजिशियन और उसके इंस्ट्रूमेंट रैली के बीच होता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो स्नेक अभी भी दर्द में कतरा रहा होता है। इसी के साथ वो पॉन्ड के अंदर छलांग लगा चुका, पर जूही उनकी हार न मानते हुए अपने मन में कहा कि अरे ये चीज काफी ज्यादा जिद्दी है। जबकि दूसरी तरफ वो स्नेक उसको अपने ऊपर से हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जूही अपना डोमिनेंस और भी ज्यादा फैलाते हुए कहता है तुम रैली की बात मैं कभी नहीं मानूंगा और इस बार मैं तालमेल की परवाह नहीं करूंगा, इसलिए मेरी बात मानो रैली। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो स्नेक कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कहा है कि रुक जाओ। लेकिन जो ही रुकता नहीं। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं कि उस स्नेक्स के सेल धीरे धीरे गिरने लगे हैं और उसके कुछ देर बाद वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगा था। इस नजारे को देखते हुए जो ही अपने मन में कहा कि कितना शेर दर्द है, तो मैं शुरू में ही ये बात मान लेनी चाहिए थी। इसी के साथ वो स्नेक पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाता है। साथ ही साथ जो ही उनके हाथ में 2 एक्सकैलिबर एक्स भी आ चुके थे। इसी के साथ उसको एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, तुमको एक नया टाइटल मिला है टॉम सर्वाइवर और एक नई स्किल अनलॉक हो गई है, टॉम रेडर बेसिक स्किल टॉम एक्सकवेशन रैंक ऐप अनलॉक
अनलॉक हो गया है। अब इस चीज को देखते हुए वो कहता है कि एक नया टॉम रेडर स्किल बस एक और अनलॉक करना है और वो मैं कैसे करूं। उसके ऐसा कहते उसके सामने एक और नोटिफिकेशन सामने की तरफ आ गया था। अब इस चीज को देखते हुए वो परेशान होने के साथ कहता है, अब यूजर ऑफ रैली करने वाला क्या? अब यूजर करने वाला? अरे ओ कमीने करो, तुम मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है क्या? इसका सीधा मतलब यह है कि एक ऐसा यूजर जो रैली को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। अभी हम सामने की तरफ रूई कैंसी को देखते हैं जो स्पॉन्ड की तरफ देखते हुए कह रहा था, हाँ ये वही जगह है और वो सामने की तरफ वो रहा पॉन्ड। यहाँ तक कि जो है उनके आने से पहले ही छुपक गया था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो बंदा अपने पास एक रैलिक बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है, ठीक है वैसा ही जैसा कि प्रोफेसी में कहा गया था, अब बाहर आ जाओ रैलिक। जो सब कहने के बाद उसने अपना वो रैलिक उस पॉन्ड में गिरा दिया था। अब ये देखकर वो बंदी हैरान होते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? अब इस नजारे को देख रहा जो है उन पर हंसने के साथ कहता है कि तुम बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे हासिल कर पाओगे? अब तो काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। जो सब कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ रूई कैन से कुछ देर इंतजार करने के बाद कहता है कि कुछ क्यों नहीं हो रहा है, भविष्यवाणी में तो बताया गया था कि मुझे इस पॉन्ड में बस एक रैलिक फेंकना होगा। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद लिंडा वॉकर हैरान होते हुए कहती है, तो बैड रिपब्लिक के पास सच में एक प्रोफेसी रैलिक है। अब अपनी पोल पट्टी खुलता देखकर रूई कैन से हैरान होते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मुझसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करना बंद करो। और वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर अचानक से अर्थक्वेक आने लगा था। अब इस नजारे को देखने के बाद रूई कैन को समझ में आ गया था कि यहाँ से रैलिक पहले ही निकाला जा चुका है। साथ ही साथ वो परेशान होने के साथ कहता है कि अरे यार हम सच में काफी बड़ी मुश्किल में है, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। इसी के साथ वो दोनों वहाँ से दुम दबाकर भागने लगे थे, जिसके बाद हमें उन दोनों की बस चीखें सुनाई देती हैं। तभी यहाँ से इनका ठोकर शियांग गैलरी की तरफ आ गया था जहाँ पर पार्क की क्यूंटी के साथ ही कह रहे थे, ये क्या बकवास है, वैसा सचमुच सब कुछ लेकर अब कुछ भी नहीं बचा है। साथ ही साथ वो बंदा परेशान होने के साथ कहता है, हमारे बॉस के अरेस्टेड हो जाने के बाद ये बिजनेस खत्म हो गया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो पर्सन उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है, मुझे ये पता है और ये सब उसकी गलती है, मुझे उसे मार डालना चाहिए था। साथ ही साथ मैं इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब अपने साथी की ऐसी बातों को सुनने के बाद वो बंदा खुश होने के साथ कहता है कि हाँ अब हुई ना बात, क्या तुम उसकी अच्छी खासी धुलाई करने वाले हो? जो सुनने के बाद वो बंदा फ्लेक्स मारते हुए कहता है कि अरे मैं ग्रेट कुरेहा नोबोरी हूँ, याद है ना, एक आदमी हमेशा अपनी बात का पक्का होता है और मैं तो मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ। और एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो ये जहाँ पर काम किया करता था उसने वहाँ पर अपना फेक नाम दिया था जो है गोरो की रयुगा, और उसी वक्त उसी का कॉल आ रहा है। अब इसे देखकर कुरेहा नोबोरू की तो हालत ही खराब हो चुकी थी, पर वो कैसे न कैसे करके खुद को संभालते हुए फोन को उठाने के साथ कहा, जी जी हाय मैं हूँ हेलो। तभी उसके फोन में से जो है उनकी आवाज आती है, इतनी देर क्यों कर दी, क्या तुम्हें मरने का शौक है? वैसे इसे छोड़ो और हाँ तुम लोग मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे। उसके ऐसा कहते यहाँ से निकट होकर रूई कैंसी की तरफ आ गया था जहाँ पर वो किसी से बातें करते हुए कह रहा था, मैं उसमें काफी बुरी तरह से फंस गया था और तुम कह रही हो कि एक और प्रोफेसी थी, तुम्हारा क्या मतलब है? जिसके जवाब देते हुए वो बंदा उसको बताता है कि एक जापानी लड़के ने हमसे पहले वो रैलिक हासिल कर लिया है, इसी वजह से हमें जल्दी ही उस लड़के के बारे में पता करना होगा। ये बात सुनकर रूई कैंसी काफी हैरान होने के साथ कहता है, अरे यार तुमने इतनी जरूरी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब ये सुनकर फोन वाला बंदा उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि तुम जानती हो कि फ्यूचर गाइड रैली का यूजर कैसा है। इस पर रूई कैंसी का कहना है, मुझे ये मत बताना कि मैं फिर से कांजी नहीं पढ़ पाई, कांजी एक जापानीज लैंग्वेज का नाम है। इस पे वो बंदा उसको बताने लगा था, आजकल के बच्चों के बारे में तुम जानते ही हो और हम इस पर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ तुम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहो और उस जापानीज लड़के से सावधान रहना। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर कुरोहा नोबोरू काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कह रहा था, क्या कहा माइडस? अब ये सुनकर जो है उसको बताता है कि माइडस वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीक्रेट ऑक्शन हाउस है जो लास वेगास में है। अगर मैं वहाँ जा सकूं तो शायद मुझे पता चल जाएगा कि वह क्या करने की प्लानिंग बना रहे हैं। इसलिए इस महीने होने वाले ऑक्शन में जाकर कुछ चीजें और जैक कैमन नाम के वह आदमी को ढूंढो जिसे जैक के नाम से भी जाना जाता है। मेरे ख्याल से ये केवन डेजुन की बात कर रहा है जो 15 साल पहले इसको ऑर्डर दिया करता था। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद कुरोहा नोबोरू का कहना है, बेवकूफी भरी बातें मत करो, हम वहाँ पर कैसे पहुंचेंगे? जिस बात का जवाब देते हुए जूहियोन बताता है कि यह तुम लोगों को खुद तय करो और मैं अच्छा पैसा दूंगा, इसलिए खर्च की कोई दिक्कत नहीं होगी और यह बिजनेस है इसलिए मर्जी तुम्हारी है, या तो अपनी मर्जी से जाओ या फिर तुम्हारी इतनी बुरी तरह से पिटाई होगी कि तुम्हारी जान चली जाएगी। इसके बाद यासीन कट होकर अगले दिन की तरफ आ गया था जहाँ पर जूहियोन खुद को तैयार करते हुए कहता है कि ठीक है अभी के लिए तैयारी काफी है और अब रैली की खोज पर निकलने का समय आ गया है। तभी हम सामने की तरफ एक बड़ी सी स्क्रीन पर न्यूज रिपोर्टर्स को देख पाते हैं जिनमें से एक बंदा बता रहा था, ब्रेकिंग न्यूज, एक और मौत हो गई है और यह इस महीने का चौथा इंसिडेंट है। सस्पेक्ट को एलिजिडी तौर पर खुद को आग लगाकर अटेम्प्टेड सुसाइड करने की कोशिश की। जो सुनकर जूहियोन अपने मन में कहा कि ठीक वैसे ही जैसा तब था जब कोई नया टॉम अपेयर नहीं हुआ था। फिर वो वहाँ से जा नहीं पा रहा था तभी वो अचानक से रूई कैंसी से टकरा जाता है जिसकी वजह से रूई कैंसी उस पर भड़कते हुए कह रहा था, अरे देखकर चलो और मैं तुम्हारे बगल से नहीं निकल पा रहा हूँ। अब अपने सामने इस बंदे को देखने के बाद जूहियोन अपने मन में कहने लगा, ये तो वही बंदा है जिसे मैंने गोल्ड सिल्वर एक्स जीतने में हराया था और मेरी याद के मुताबिक जल्द ही टॉम अपेयर होने वाला है और इसी समय फुफुकोआ में किसी के पास प्रोफेसी रैलिक था और ऐसा लगता है कि इस आदमी के पास कोई तो रैलिक है, पर मैं बेवकूफ तो अपने ओरा को भी नहीं छिपा रहा, पर जो भी हो मैं उसे ले लूंगा। फिर वो वहाँ से जाते हुए अपनी ड्रिंक को जोर जोर से हिलाने लगा था। अब रूई कैंसी उसको ऐसे जाता देखेकर उसको गाली देने के साथ उसका कंधा पकड़ लेता है और यही तो जूहियोन का प्लान था। फिर वो अपनी ड्रिंक्स को उसके मुंह पर ही खोल देता है। जो सब करने के बाद वो उससे माफी भी मांगने लगता है। अब ये सब देखकर वो बंदा उसे गालियां देते हुए कहता है कि ये सब मेरे कपड़ों पर लग गया है, बेहतर होगा कि तुम इसे साफ करवाने के पैसे दो, तुम्हें पता है कि ये कितना महंगा है। अब ये सुनकर जूहियोन उसके कपड़े साफ करने के बहाने से अपनी थीप स्किल का इस्तेमाल करने के साथ उसका रैलिक अपने पास धर लेता है। साथ ही साथ वो कहने लगा, अरे यार मुझे बख्श दो, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, वैसे भी मुझे यह चीज महंगी नहीं लग रही। जब वो ऐसा कह रहा था तभी नीचे की तरफ उसकी नजर आईडी कार्ड पर पड़ जाती है जिसको उठाते हुए वो कहता है कि लगता है ये तुम्हारा आईडी कार्ड नीचे गिर गया था। जो देखकर रूई कैंसी उस आईडी कार्ड को तुरंत लेते हुए अपने मन में कहा कि क्या उसने मुझे पहचान लिया और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। और वो इसी तरह से अपनी सोच में डूबा ही हुआ था तभी
तभी वहाँ पर अचानक से अर्थक्वेक आने लगा था। साथ ही साथ वहाँ का मौसम भी धीरे धीरे खौफनाक तरीके से बिगड़ता जा रहा था। अब इस नजारे को देखने के बाद जो ये अपने मन में कहा कि बिंगो एक टॉम अपीयर होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ रुई कैंसी का कहना है बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा कि प्रोफेसी में कहा गया था। फिर वो किसी को कॉल करने के साथ कहता है कि मैनिफेस्टेशन अभी शुरू हुआ है, जिस पर वो बंदा बताता कि मुझे पता है हमें एक प्रोफेसी मिली है कि गोल्ड सिल्वर की एक्स वाला जैपनीज लड़का तुम्हारे आसपास है और किसी वजह से तुमको शराब से केयरफुल रहना चाहिए। जो सब सुनने के बाद रुई कैंसी सब कुछ समझ जाता है, यहाँ तक कि वो इरिटेट होने के साथ कह रहा था क्या वह लड़का प्रोफेसी वाला था। इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि वीडियो के नीचे आप लोग भर भर के कमेंट करके लाइक जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं, sayonara।